Hello everyone, very good morning. Welcome to EduTap Teaching Pariksha. Good morning, Namaste, Sat Shri Akal, Adab, Radhe Radhe to all my dear friends, my lovely students and स्वागत है आपका EduTap Teaching परीक्षा में। तो as you know कि बज गए हैं 9:30 सुबह के और हम आ गए हैं बिल्कुल आपके पास। एवरी मंडे टू फ्राइडे मैं आपको मिलती हूँ लाइव, ठीक है जी। और as you know कि एग्जाम बहुत ही पास है तो मेहनत और ज्यादा करने की जरूरत है, right? So today this is a recorded session and we are going to do top 50 questions of English pedagogy, and these questions are previous year questions plus exam oriented questions, right? PYQ and EOQ. previous year वो जो आपके पेपर्स में ऑलरेडी आ चुके हैं and EOQ वो जो आने की संभावना है, ठीक है। तो आशा करती हूँ आप सब लोग लाइव जुड़े होंगे और सेशन को लाइक कर दिया होगा आपने और शेयर भी कर रहे होंगे साथ साथ और रिकॉर्डेड सेशन देखने के लिए एकदम तैयार होंगे, ठीक है। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस सेशन के लिए आप मुझे देख नहीं पाएंगे, आपको सिर्फ मेरी आवाज आएगी और स्क्रीन दिखेगी, तो काइंडली इसी पे फोकस कीजिएगा, ठीक है, बिकॉज ये एक रिकॉर्डेड सेशन है। एंड अभी एक और न्यूज मैं आपको बता दूं दोबारा से जिनको नहीं पता है। Question number 1 is on your screen. The teacher and students discuss a topic and the former starts the conversation by asking a question. Then the student responds by giving examples and explanations. The speaking assessment here is to grade how well students. देखिए क्वेश्चन ये है कि जो टीचर और स्टूडेंट्स है वो एक टॉपिक को डिस्कस करते हैं, ठीक है, और उसके बाद कॉन्वर्सेशन होती है, वो क्वेश्चंस पूछते हैं और बच्चा जो है रिस्पॉन्ड करता है एग्जाम्पल्स और एक्सप्लेनेशंस के द्वारा, राइट। तो जो स्पीकिंग असेसमेंट है यहाँ पे, इट इज टू ग्रेड हाउ वेल स्टूडेंट्स speak fluently and creatively, process information and respond appropriately, express themselves, respond in an appropriate tone, and express themselves fluently and creatively. मतलब express themselves fluently and creatively. तो मतलब इससे क्या होगा कि बच्चे फ्लुएंटली और क्रिएटिवली बोलेंगे, ये चेक करना है, या उनकी इंफॉर्मेशन देखनी है कि वो किस तरीके से प्रोसेस करते हैं, ये किस तरीके से वो अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं और रिस्पॉन्ड करते हैं एक अच्छे टोन में। तो क्या होगा जी इसका जवाब, सोचिए जल्दी से और खुद से बताइए कि क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या होगा। जो बड़े क्वेश्चंस होते हैं ना इस तरीके से, उनको देखकर आपको कंफ्यूज होना या घबराना नहीं है, उसको रादर आपको अच्छे से पढ़ना है और उनका जवाब देने की कोशिश करनी है, उनको समझने की कोशिश करनी है, ठीक है। जब तक क्वेश्चन आप नहीं समझेंगे, ऑप्शंस नहीं समझेंगे, तब तक आंसर करेक्ट मार्क नहीं हो पाएगा। क्लियर? सो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, प्रोसेस इंफॉर्मेशन एंड रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली। जब टीचर और स्टूडेंट क्लास में कुछ डिस्कस कर रहे हैं और टीचर उनसे क्वेश्चंस पूछ रही है और बच्चे उनको रिस्पॉन्स दे रहे हैं एग्जाम्पल्स और एक्सप्लेनेशन के साथ, तो इस स्पीकिंग असेसमेंट के अंदर ये देखा जा रहा है कि बच्चा इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कैसे करेगा। क्योंकि जब टीचर टॉपिक को डिस्कस कर रही है तो बच्चा सुन रहा है, ठीक है, फिर टीचर क्वेश्चन पूछ रही है, तो जाहिर सी बात है कि इसमें क्या कर रही है टीचर, टीचर ये देख रही है कि बच्चा इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कैसे कर रहा है। फिर जब बच्चा रिस्पॉन्स दे रहा है एग्जाम्पल और एक्सप्लेनेशन के साथ, तो चेक हो रहा है कि उनका रिस्पॉन्स अप्रोप्रिएट है या नहीं है। इसलिए आंसर क्या है जी आपका, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? सो वेरी इजी क्वेश्चन, सिर्फ देख के लगता है कि यार कुछ बसड़ सा है और मतलब हौच पौच है, समझ नहीं आ रहा है, बट अगर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो बहुत इजीली हम इसको क्रैक कर सकते हैं, राइट? चलिए लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2. The interaction routine during speaking assessment includes. Interaction routine, interact करना क्या होता है, एक दूसरे से communicate करना, है ना। तो देखते हैं कि interaction routine जो है speaking assessment में वो क्या include करता है। Negotiating meanings, talking turns and allowing others to take turns. यहाँ पे taking है, talking नहीं है, ठीक है, कि आप मीनिंग को नेगोशिएट कर रहे हो, टर्न्स ले रहे हो और दूसरे बच्चों को भी टर्न दे रहे हो जो आपके साथ बोल रहे हैं, ठीक है, दूसरे लोगों को। डिस्क्राइबिंग वंस स्कूल और इट्स एनवायरमेंट्स इनफॉर्मली, टेलीफोन कॉन्वर्सेशन विद अनदर, कंपेयरिंग टू और मोर ऑब्जेक्ट्स, प्लेसेस, इवेंट्स टू द असेसर। हाँ जी, तो इंटरेक्शन रूटीन क्या होगा, सोचिए जल्दी से। इंटरेक्ट करना क्या होता है, वार्तालाप करना, कॉन्वर्सेशन, है ना, जहाँ पे दोनों पार्टीज इक्वली या जितने भी लोग हैं एक जगह पे वो एक्चुअली में अच्छे से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यही होता है इंटरेक्ट करना।
बिल्कुल सही। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, कि आप मीनिंग को नेगोशिएट कर रहे हो। अगर सामने वाला बंदा कुछ कह रहा है तो आप उसको समझ रहे हो, अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हो, अपनी बारी से बोल रहे हो और दूसरे इंसान को भी बोलने का मौका दे रहे हो। कई लोग ऐसे होते हैं स्पीकिंग के अंदर कि जो खुद ही बोलते रहते हैं और दूसरों को मौका नहीं देते हैं, ठीक है। तो वो एक प्रॉपर इंटरेक्शन, एक स्मूथ कम्युनिकेशन वहां पे नहीं हो पाता है। तो स्मूथ कम्युनिकेशन के अंदर जो इंटरेक्शन रूटीन रहेगा आपका, वो रहेगा यही, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? चलिए, दैट्स ग्रेट। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन देन। क्वेश्चन नंबर 3। For English as a second language, acquisition poor environment is one where। जब हम इंग्लिश की बात करते हैं एज अ सेकेंड लैंग्वेज, तो एक्विजिशन पुअर एनवायरमेंट क्या होता है? एक्विजिशन पुअर एनवायरमेंट वो होते हैं जहाँ पे हिंदी या फिर मदर टंग होती है, लिंगुआ फ्रैंका, या फिर इंग्लिश लैंग्वेज इज यूज्ड ओनली इन द क्लासरूम, या फिर इंग्लिश इज नॉट स्पोकन एट होम एट ऑल, या फिर access to any learning material is unavailable to students। What will be the answer? बताइए जी। Acquisition poor environment, when we talk about English as a second language, जो कि आपकी टारगेट लैंग्वेज है, तो वहां पर एक्विजिशन पुअर एनवायरमेंट का मतलब क्या है? सोचिए। तो अगर आप सोच रहे हैं आंसर ऑप्शन नंबर डी है, तो बिल्कुल सही है यार। एक्विजिशन पुअर एनवायरमेंट का मतलब ये है कि एक्सेस टू एनी लर्निंग मटेरियल इज अनअवेलेबल टू स्टूडेंट्स। कि अगर आप कोई भी लैंग्वेज बच्चे को पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश पढ़ा रहे हैं एज अ सेकेंड लैंग्वेज, एज अ टारगेट लैंग्वेज, अगर उसके पास कोई मटेरियल ही नहीं अवेलेबल है, लर्निंग मटेरियल अवेलेबल नहीं है, मतलब इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, तो वो पढ़ेगा कहाँ से? तो उसे हम क्या बोलते हैं जी? एक्विजिशन पुअर एनवायरमेंट। ये हमने कोर्स में बहुत अच्छे से कवर किया था, एक्विजिशन रिच एंड एक्विजिशन पुअर, एंड इनफैक्ट हमने लाइव सेशन में भी किया था पहले, तो आशा करती हूँ कि आपको याद होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं फिर। ऑलराइट, सो क्वेश्चन नंबर 4। द ह्यूमनिस्टिक अप्रोच इज स्पेसिफिकली ट्यून्ड टू द। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच कौन सी होती है भाई, बताइए जल्दी से। ऑप्शंस के बिना ही आपको पता होना चाहिए कि ह्यूमनिस्टिक अप्रोच क्या होती है। पहला ऑप्शन देखते हैं, मास्टरी ऑफ एकेडमिक डिसिप्लिन्स विद ऑल देयर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, कि मतलब जो पढ़ाई का सिलेबस है उन सब में मास्टरी होनी चाहिए। या फिर एप्लीकेशन ऑफ लर्नड स्ट्रक्चर, कंटेंट, कॉन्सेप्ट्स एंड प्रिंसिपल्स टू न्यू सिचुएशंस। या फिर processes that enable students to discover structure for themselves। या फिर a process where a sequence is taught along with how to present the related contents। सोचिए, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच क्या होती है यार? ह्यूमन से ही पता लग रहा है, मतलब जिसके अंदर एक थोड़ा पर्सनल टच हो, ह्यूमन टच हो, उसे ही बोलते हैं हम ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, process that enable students to discover structures for themselves। कि मतलब आप पर्सनली हर चीज को एडवोकेट करते हो और अपने लिए चीजों को खुद से डिस्कवर करते हो, राइट? सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। Clear to everyone? In case of any doubts, do let me know in the comment section and I will get back to you as soon as possible, right? Chalo, let's move on to question number 5. The main purpose of the assessment is। हाँ जी, बच्चों के साथ असेसमेंट करने का जो असेसमेंट होती है ना, उसका मेन पर्पस क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, मेन मुद्दा क्या है? ये डिसाइड करना कि किसको पास करना है और कौन फेल हो गया, या ये मेजर करना कि लर्नर्स की अचीवमेंट क्या है, या उनको राइटिंग की प्रैक्टिस कराना, या उनका या ओवरऑल इंप्रूव करना टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस। सोचिए क्या होगा इसका आंसर। मेन पर्पस ऑफ द असेसमेंट इज, बताइए जल्दी से। मेन पर्पस ऑफ द असेसमेंट इज, व्हाट डज इट मीन? ऑलराइट, सो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। देखो, असेसमेंट इसलिए होते हैं कि लर्निंग टीचिंग प्रोसेस भी इंप्रूव किया जाए। असेसमेंट का ये मुद्दा नहीं है कि किसको पास करना है किसको फेल करना है, ये असलियत में मुद्दा नहीं है, ठीक है। और प्रैक्टिस इन राइटिंग भी अप्रोप्रिएट नहीं है। अब कंफ्यूजन हो सकती थी बी और डी में, कि आप लर्नर्स की अचीवमेंट को मेजर कर रहे हो, बट असेसमेंट से आप ये नहीं चेक करते कि बच्चे ने क्या अचीव किया है। अचीवमेंट इज नॉट द राइट वर्ड फॉर असेसमेंट, तो इसलिए बी भी नहीं होगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी।
असेसमेंट से होता है कि जब टीचर बच्चे से कुछ पूछती है, ऑफ कोर्स बच्चा उसके साथ कंफर्टेबल भी होता है, और ये भी टीचर को पता लग जाता है असेसमेंट से कि बच्चे को कितना समझ में आया है। तो बेसिकली असेसमेंट एक तरीके से फीडबैक का भी काम करता है टीचर के लिए भी, कि अगर बच्चे को समझ नहीं आ रहा है जिस तरीके से टीचर ने पढ़ाया है, तो टीचर भी अपना मेथड चेंज कर सकती है। तो जो मेन पर्पस है असेसमेंट का वो क्या है, बच्चे को टेस्ट करने के साथ साथ टू इम्प्रूव द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, राइट। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। तो जब भी आप क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो आप उसको होलिस्टिकली समझा करें, मतलब इस तरीके से ब्रॉड माइंडेडली उसका मीनिंग समझा करें, देन ओनली यू विल बी एबल टू आंसर। ठीक है जी, चलिए तो 5 क्वेश्चंस हमने कर लिए। जल्दी से कमेंट्स में मुझे मार्क्स बता दीजिए अपने 5 क्वेश्चंस तक कितने आए हैं, और बाद में मैं चेक कर लूंगी। तो जिनके 5 में से 5 आए अभी मैं उनके लिए तालियां बजा देती हूँ। वेरी गुड, यू आर डूइंग ग्रेट। एंड आपका मैं चाहती हूँ कि सब बच्चों के फुल मार्क्स आए और सब लोगों की बहुत अच्छी तैयारी हो। ठीक है, तो चलो फिर यार, जो जो अभी नए जुड़े हैं फटाफट से सेशन को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, सारा कुछ ही, राइट। फिर आगे चलते हैं, जल्दी से कर दो। आई एम गिविंग 10 seconds पॉज। ऑल राइट, सो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या कहता है। When young learners are taught to improve their spelling and pronunciation, they will। जब छोटे बच्चों को ये पढ़ाया जाता है कि उनको अपने स्पेलिंग्स और प्रोनाउंसिएशन पे वर्क करना है, तो इससे क्या होता है, नर्चर देयर क्रिएटिविटी, sharpen their listening skills, improve their accuracy, enhance their fluency। बताइए जी क्या होगा आंसर। स्पेलिंग्स एंड प्रोनाउंसिएशन से क्या क्रिएटिविटी अच्छी होती है, या उनकी लिसनिंग स्किल्स और ज्यादा अच्छे होते हैं, या एक्यूरेसी इंप्रूव होती है, या उनकी फ्लुएंसी एनहांस होती है। व्हाट विल बी द आंसर, ए बी सी और डी। सोचिए सोचिए, अपने दिमाग के घोड़ों को दौड़ाइए और सोचिए। एग्जाम में आपको खुद से क्वेश्चन पढ़ के उसका मीनिंग समझ के, ऑप्शंस पढ़ के ऑप्शंस का मीनिंग समझ के फिर एनालाइज करके करेक्ट आंसर देना है। तो वही प्रैक्टिस आप यहाँ पे जरूर कीजिए, है ना। तो बताइए जी, ए बी सी और डी। और राइट, तो जो बच्चे सोच रहे हैं आंसर सी है, बिल्कुल सही है यार। स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन के साथ साथ मेजरली देखो, अगर बच्चे की स्पेलिंग सही होंगे, पंचुएशन सही होएगी, है ना, तो ओवरऑल उसकी वोकैबुलरी सही होएगी, तो उसकी एक्यूरेसी जो है वो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, राइट। सो आंसर इज एक्यूरेसी, ऑप्शन नंबर 3। एक्यूरेसी होता है कि ज्यादा से ज्यादा चीजें आपकी करेक्ट हो, ठीक है। राइट एंड रॉन्ग हम एक्यूरेसी के अंदर काउंट करते हैं। क्लियर, सो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। हाँ जी, आप पहुंचे हम क्वेश्चन नंबर 7 पे। आइए देखते हैं क्या है। कंस्ट्रक्टिविज्म इज अ थ्योरी वेयर स्टूडेंट्स, हाँ जी, व्हाट इज कंस्ट्रक्टिविज्म। कंस्ट्रक्टिविज्म जो है वो कंस्ट्रक्ट वर्ड से बना है, और कंस्ट्रक्ट क्या होता है, जैसे घर की कंस्ट्रक्शन होती है, बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन होती है ना, उसी तरीके से नॉलेज की भी कंस्ट्रक्शन होती है। तो कोई भी चीज जो आप खुद से बना रहे हैं, राइट। तो अब देखते हैं ऑप्शंस क्या हैं। स्टडी अ वेराइटी ऑफ डिसिमिलर सैंपल्स and draw a well-founded conclusion, या फिर form their own understanding and knowledge of the world through experiencing things and reflecting on those experiences, या फिर are facilitated by the teacher and use a variety of media to research and create their own theories, या फिर construct their own learning aids thereby gaining hands-on experience। तो अगर आप चारों ऑप्शंस को ध्यान से पढ़कर एनालाइज करते हैं, कीवर्ड्स पढ़ते हैं, तो आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर बी। जैसे मैंने आपको बताया कि कंस्ट्रक्टिविज्म में हम नॉलेज को भी कंस्ट्रक्ट करते हैं, है ना। तो बच्चा क्या करता है, चीजों को एक्सप्लोर करता है, चीजों को एक्सपीरियंस करता है, उन एक्सपीरियंस से चीजों को सीखता है, अपनी खुद की अंडरस्टैंडिंग को बिल्ड करता है, और वर्ल्ड की नॉलेज को इकट्ठा करता है। ठीक है जी, इसे क्या बोलते हैं हम, कंस्ट्रक्टिविज्म। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। इसको बहुत सिंपली आपको याद रखना है। देखो, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच जिसमें ह्यूमन टच अवेलेबल हो, है ना, और कंस्ट्रक्टिविज्म है जहां पे हम चीजों को खुद से कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, मतलब चीजों को खुद से हम डिस्कवर कर रहे हैं। ठीक है, इसमें हमारा सेल्फ एफर्ट काफी ज्यादा है, राइट।
तो इस तरीके से आप वर्ड्स के अकॉर्डिंगली मीनिंग को समझकर ऑप्शंस एनालाइज कर कर करेक्ट ऑप्शन तक पहुंच सकते हैं. क्लियर? All right, let's move on to question number 8. RTE stands for, हाँ जी, RTE क्या है? Right to Education Act, Employment Act, Empowerment Act, Free Education Act. बताइए जल्दी से. What is RTE? Very very simple. RTE होता है बच्चे Right to Education Act. ये तो सबको ही पता है ना? तो बस ये एब्रीविएशन की फॉर्म में आपको दिया हुआ है एग्जामिनर ने कि चेक करने के लिए कि आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो रही है टॉपिक को लेकर या नहीं. वरना ये बहुत ही आसान सवाल है. हम एक्सपेक्ट भी नहीं करते हैं पेपर में एट टाइम्स कि यार ये इतना सिंपल हो गया, लेकिन इतना ही सिंपल हो गया है बट फिर भी कई बार गलती कर देते हैं हम. ठीक है, सो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट. It is generally believed that a language teacher uses up of dash the period during class teaching. 1/4, 3/4, 7/9, 2/3. कि जो लैंग्वेज टीचर है वो कितना टाइम क्लास में मतलब पढ़ाती है. लैंग्वेज के ऊपर कैसे फोकस किया जाता है ये उस पे है क्वेश्चन. लिटिल ट्रिकी वन, मतलब ये डायरेक्टली लर्न करने वाले क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको. बट सोचिए क्या होगा आंसर. 1/4, 3/4, 7/9 या 2/3. आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 2/3. एक एवरेज जो लैंग्वेज टीचर है वो 2/3 ऑफ द पीरियड लेती है ड्यूरिंग क्लास टीचिंग. ठीक है, 2/3 मतलब लैंग्वेज का फोकस जो है जो उस पर ज्यादा है एंड इट इज सो इम्पोर्टेंट. राइट, सो आंसर इज 2/3. क्लियर? चलिए, दैट्स ग्रेट, इट इज क्लियर. लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 10. ऑलराइट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं. ये लैंग्वेज एक्विजिशन क्या है? Are the memorization and use of necessary vocabulary? No. Involves a systematic approach to the analysis and comprehension of grammar as well as the memorization of vocabulary? No. सिर्फ grammar और vocabulary की memorization नहीं है इसमें, है ना? Refers to the process of learning a native or a second language because of the innate capacity of the brain. थोड़ा ठीक लग रहा है मुझे. And option D is a technique intended to simulate the environment in which learners learn their native language. अटपटा सा है ये भी. So answer is option number C. Language acquisition क्या है? Language acquisition यही process है कि आप अपनी एक second language को learn कर रहे हो और अपनी brain की innate capacity से. ठीक है, so answer is option number C. Clear? तो लैंग्वेज एक्विजिशन जिसने समझा है चैप्टर बहुत अच्छे से, उसको ये ऑप्शंस पढ़ के बहुत ही आसान तरीके से पता लग गया होगा कि क्या करेक्ट आंसर है ना? नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12. द डेफिनेशन दैट बेस्ट डिफाइंस लिंग्विस्टिक्स इज. हाँ जी, लिंग्विस्टिक्स की बेस्ट डेफिनेशन यहाँ पे क्या है, पढ़ें. पैरासाइट्स दैट अटैच देमसेल्व्स टू द टंग thereby affecting a person's ability to speak, या फिर the study of language and its structure, how it works and how it is used, या फिर the ability to speak English fluently, या फिर the study of foreign languages. हाँ जी, सोचिए linguistics की definition इनमें से सबसे बेस्ट कौन सी है? Think about it. All right, answer is option number B. Clearly, the study of language and its structure, how it works and how it is used. इसको हम क्या बोलते हैं जी? Linguistics. Clear? All right जी, question number 13. To support a main idea, writers often use. देखिए, हर पैराग्राफ के अंदर एक मेन आइडिया होता है और एक सपोर्टिंग आइडिया होता है. ठीक है, जो मतलब बिल्कुल मेन से अलग होता है. ठीक है, दो आइडियाज होते हैं, हमें ऑलरेडी पता है. तो मेन आइडिया को सपोर्ट करने के लिए राइटर्स क्या यूज करते हैं, मतलब मेन आइडिया को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए कि पता लगे कि ये मेन आइडिया है, राइटर्स क्या करते हैं? परसुएशन टू प्रूव देयर पॉइंट, कि मतलब जो पढ़ रहा है उसको फोर्स फील हो, एक परसुएशन फील हो कि राइटर का पॉइंट प्रूव हो जाए. या इसलिए यूज करते हैं मेन आइडिया को सपोर्ट करने के लिए, फैक्ट्स और डिटेल्स को यूज करते हैं अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए, या ओपिनियंस और डिटेल्स को यूज करते हैं अपने पॉइंट को प्रूव करने के लिए, या समरी यूज करते हैं अपने पॉइंट को प्रूव करने के लिए. बताइए.
मेन आइडिया को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए कि एक पैराग्राफ में मेन आइडिया अलग से पता लगे, तो राइटर्स क्या करते हैं, मतलब इस तरीके के पॉइंट्स लिखते हैं कि आपको फोर्सफुली मानना ही पड़ता है कि ये मेन आइडिया है, या फैक्ट्स और डिटेल्स को यूज करते हैं अपने पॉइंट्स को प्रूव करने के लिए, या ओपिनियंस और डिटेल्स को यूज करते हैं, या समरी ऑफ डिटेल यूज करते हैं अपने पॉइंट को प्रूव करने के लिए। एट द एंड देखो पॉइंट तो प्रूव ही करना है, तो मेन आइडिया जो होगा राइटर उसको यूज करता है ऑप्शन नंबर सी। जितना ज्यादा राइटर अपना ओपिनियन देगा उतना ज्यादा सामने वाला बंदा उससे कन्विंस होगा और राइटर का जो पॉइंट है वो प्रूव होगा। So answer will be option number C कि opinions and details to help prove their point। अगर राइटर अपनी opinions देगा और डिटेल में समझाएगा तो ही सामने वाला इंसान जो है वो कन्विंस हो पाएगा और इस तरीके से हेल्प होगा राइटर को अपना पॉइंट को प्रूव करने के लिए। राइट, क्लियर टू एवरीवन? चलो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट, a question asked merely for effect with no answer expected is a or an। merely का मतलब होता है only। ऐसा क्वेश्चन जो सिर्फ इफेक्ट डालने के लिए पूछा जाए जिसका कोई आंसर एक्सपेक्टेड ना हो, है ना। जैसे हम बोलते नहीं है यार तुम लेट हो गए, नहीं ऐसे आगे बोलते नहीं नहीं, तो आगे वाला बंदा कुछ ज्यादा जरूरी नहीं है कि वो जवाब दे, वो इम्प्लाइड होता है उसका आंसर। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम क्या बोलते हैं? डायरेक्ट क्वेश्चन, रिटोरिकल, indirect or embedded? What will be the answer? Direct, rhetorical, indirect or embedded? बताइए जी आंसर क्या होगा इसका? आंसर टू दिस क्वेश्चन वुड बी, सोचिए सोचिए, रिटोरिकल बी। ठीक है, कईयों को सी भी लग सकता है बट आंसर इज रिटोरिकल। मतलब बोलते नहीं आई यू आर लेट, आरंट यू, इंग्लिश में ऐसे बोलते हैं ना हम। सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, रिटोरिकल क्वेश्चन। क्लियर? जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि तैयारी अच्छी जा रही है ना, तो वो क्वेश्चन है पर उसका आंसर अपने आप से ही है। क्लियर? ऑलराइट जी, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। A native speaker from Malaysia and one from Australia meet up. The common thing they have is dialect, language, accent या intonation। हाँ जी, एक नेटिव स्पीकर मलेशिया का और एक ऑस्ट्रेलिया का मिलता है तो ऑब्वियसली उनकी भाषाएं अलग अलग है, लेकिन उनमें कॉमन चीज क्या है? लैंग्वेज तो कॉमन नहीं हो सकता है, एक्सेंट भी कॉमन नहीं होगा, इंटोनेशन भी कैसे कॉमन होगा, है ना। हर एक का इंटोनेशन अलग होता है कि कहाँ पे स्ट्रेस देना है, कहाँ पे लैंग्वेज में आपको ऊपर लेके जाना है, कहाँ नीचे लेके जाना है। तो कॉमन थिंग क्या होगा? सोचिए, डायलेक्ट होगा बच्चे कॉमन थिंग। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। हर एक भाषा का एक अपना डायलेक्ट होता है और वो हर भाषा का ही होता है, चाहे कि भाषा अलग हो सकती है बट डायलेक्ट क्या होगा जी आपका? कॉमन ही रहेगा। ठीक है, तो चाहे कोई मलेशिया से हो, ऑस्ट्रेलिया से हो, यूके से हो, यूएसए से हो, कनाडा से हो, इंडिया से हो, हर एक भाषा का अपना एक कॉमन क्या होता है जी? डायलेक्ट होता है। ठीक है, तो हमेशा आपको याद रखना है कि लैंग्वेज डिफरेंट हो सकती है, प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट हो सकती है, एक्सेंट डिफरेंट हो सकता है, इंटोनेशन डिफरेंट हो सकती है, स्पेलिंग्स भी डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन डायलेक्ट क्या है? कॉमन रहता है। मतलब हर लैंग्वेज का अपना एक डायलेक्ट होता ही होता है। राइट, तो चलो अब जल्दी से मुझे बताओ 15 में से कितने नंबर है? कमेंट्स में मैं बाद में जरूर चेक करूंगी कि 15 में से 15 किसके हैं, 15 में से 14 किसके हैं, और कम किसके हैं और ज्यादा किसके हैं। ठीक है, फटाफट से मुझे कमेंट्स में हर बच्चा अपने अपने मार्क्स लिखकर बताएगा। आई विल डेफिनेटली चेक इट इन द कमेंट सेक्शन। बताइए, जल्दी से लिख दीजिए, टाइप कर दीजिए। और जिनके 15 आउट ऑफ 15 है, वेरी गुड, मैंने अभी बोल दिया आपको 15 आउट ऑफ 15 है तो बहुत अच्छी बात है। 14 है वो भी अच्छी बात है। उसके अलावा अगर जो आप गलत कर रहे हैं क्वेश्चंस तो घबराना नहीं है, जो आपने गलती करी है उसको आप यहीं पर करेक्ट कर लें और सेम क्वेश्चन दोबारा से गलत कभी भी ना करें, बस इस चीज का ख्याल रखेंगे। ठीक है, तो जल्दी से मार्क्स कमेंट्स में टाइप करें और सेशन को लाइक करें, शेयर करें, जिनका फर्स्ट टाइम था सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है जी, और सेशन को लाइक करना नहीं भूलना है, शेयर करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है। और पीडीएफ आपको मिल जाएगी एड्यूटैप सीटेट पे, तो हमारा टेलीग्राम चैनल है, तो अगर आपने वो ज्वाइन नहीं किया हुआ है तो वो भी जरूर कर लें। ठीक है जी, चलिए देन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय, आई विल सी यू ऑन मंडे एट 9:30 AM इन द मॉर्निंग। राइट,
In case of any doubts, call us at 8146207241 or mail us at hello@edutab.co.in. Take care. Bye bye. Wish you a very happy learning. Study well. Stay safe. Stay healthy. And all the very best. Bye bye, Ji. Take care. Thank you so much for watching this video. Do like, share, subscribe. Bye.